हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसी उम्मीद हम करते हैं, और पढ़ाई भी धीरे धीरे आप लोग अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे, है ना। तो सबसे पहले आज छोटी मोटी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आप लोगों को। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा एक सैनिटाइजर की एक बॉटल लेके आया हूँ। तो ये सैनिटाइजर की बॉटल जो हमारे लिए है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसेंशियल और नेसेसरी बन चुकी है। इट मीन्स कि अगर हमें जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है तो सैनिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे तो मुझे ये जानकारी शायद नहीं देनी चाहिए क्योंकि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, है ना। हम सभी लोगों को पता है कि हमें इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग इसका गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अभी गलत तरीके से यूज़ का मतलब क्या है? सपोज करो मैं घर के अंदर हूँ, तो मैं घर के अंदर हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे घर पे साबुन होता है, हमारे घर पे हैंड वॉश होता है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करें। इसका यूज तभी हम करें जब बहुत ज्यादा हमको नेसेसरी लग रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है या फिर हमारे पास कोई ऐसी वहां पर सुविधा नहीं है कि हम लोग अपने हाथ को साबुन या फिर किसी और हैंड वॉश वगैरह से साफ कर सकें। तो इसका यूज तभी करें, अदरवाइज इसका यूज ना करें, ठीक है। अब यूज करने के लिए देखो करना क्या है, सिंपल सा एक तरीका क्या है, हम इसको थोड़ा सा एक ड्रॉप, बस एक ड्रॉप, और याद रहे इस ड्रॉप को आपने ज्यादा देर तक ऐसे छोड़ना नहीं, क्योंकि ये वॉलेटाइल होती है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो तुरंत आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ये आपके हर एक कोने पे हाथ के लगा लेना है ऐसे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा लगता है आपको और जरूरत है तो फिर एक ड्रॉप आप और ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसका यूज तभी हो जब आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी या फिर बहुत ज्यादा आपको नीड लग रही हो, आप घर से बाहर जा रहे हो, या फिर ठीक है आप सोने की तैयारी कर रहे हो, नहीं मूड कर रहा है आपका, और सोने से पहले भी एक बार आप लोग अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। क्योंकि होता क्या है, या रात में फिर आप सोने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धो के तभी सोएं, क्योंकि क्या होता है हम रात को अपने चेहरे पे हाथ लगाते हैं तो फिर वो एक इम्पैक्ट गलत जाता है, ठीक है, तो नुकसान हो सकता है उस चीज से। और दूसरा, जो भी आप सैनिटाइजर लें उसकी आप ब्रांड चेक कर लें, यानी कि वो अच्छा एक कंपनी का होना चाहिए, कोई भी लोकल ना उठा लें, ठीक है। और दूसरा, जैसे इसमें लिखा हुआ है अल्कोहल बेस्ड है, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर है, अल्कोहल बेस्ड है, 99.9% ये जर्म्स को किल कर देता है, मारता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद रखनी है इसके अंदर, जब भी आप बॉटल लेके आए आप इसके पीछे चेक कर लें। एमआरपी चेक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एमआरपी तो आप 2-4 रुपए ज्यादा भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो इसका डेट है ना ये जरूर चेक करें, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं या शॉपकीपर क्या कर रहे हैं, जो पुराना उनका स्टोर किया हुआ है उसी को बेच रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो एक्सपायरी हो चुका है वो भी बिक रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि सैनिटाइजर मिल नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, तब भी सैनिटाइजर का वेट कर लें, लेकिन आप लोग डेट चेक करके ही लें, ठीक है। ये 3 बातें याद रखना। देखो 25 की जगह 50 रुपए दे सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका थोड़ा सा धन ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने एक्सपायरी ले लिया तो फिर वो शायद आपको ज्यादा नुकसान देगा। तो एक्सपायरी नहीं लेना है, डेट चेक कर लेनी है कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करनी है, और कब वो एक्सपायर हो रहा है वो डेट अपने चेक करनी है। तो ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज कर लिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यानी कि पिछले लेक्चर में हमने 2 लॉज की बात कर ली थी क्लास 11th में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉज की हम बात कर चुके थे। पहला हमने बात किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरे लॉ की बात करी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करी थी। तो आज हम लोग लेके आने वाले हैं तीसरा लॉ, जो कि होने वाला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। यहां से कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है, हम 2-3 बातें याद रखेंगे। एक तो ये लॉ का स्टेटमेंट बोलता क्या है, यानी कि ये लॉ है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दिस लॉ गिवन बाय, ये लॉ जो दिया था ये डाल्टन ने दिया था, ठीक। देने वाला कौन था, डाल्टन, इन 1803 में जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था। और दूसरा इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ये क्या बोलता है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइंड
to form, if two elements combine to form one or more than one compounds, right? One or more than one compounds, then if the mass of one element, if the mass of one element kept, if the mass of one element kept constant, अभी देखो हम लोग कांस्टेंट लिखें या फिक्स कर दें इसको, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होता, फिक्स लिख दीजिए या फिर डेफिनेट कर दीजिए, ठीक है, ठीक। देन the other element bears a small whole number ratio to each other। यार थोड़ा सा लंबा है लॉ, लेकिन अगर समझोगे तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक। तो क्या बोला हम लोगों ने, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वन और मोर देन वन कंपाउंड, तो एक या एक से अधिक कंपाउंड्स का वो फॉर्मेशन करते हैं, देन तब इफ द मास ऑफ वन एलिमेंट केप्ट कांस्टेंट, अगर हम एक एलिमेंट का मास क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, डेफिनिट कर दें, देन the other element bears a small whole number ratio to each other। तो फिर क्या होता है, वहां पे जो दूसरा एलिमेंट होगा वो एक सिंपल रेशियो क्या करेगा, बियर करेगा, यानी एक सिंपल रेशियो देगा हमको। तो इसीलिए हम इस लॉ को बोल देते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में लिखते हैं फिर समझेंगे इसको। जब दो तत्व अभिक्रिया करते हैं, अब देखो कंबाइंड होने में अभिक्रिया लिख लेता हूं, ठीक है, अभिक्रिया करते हैं तो एक या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण, या एक या एक से अधिक यौगिक बनते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं, जब दो तत्व अभिक्रिया करते हैं तो एक या एक से अधिक यौगिक बनते हैं यदि एक तत्व के द्रव्यमान को संयुक्त कर दिया जाए, अभी संयुक्त समझते हैं ना, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो दूसरा तत्व एक साधारण अनुपात प्रदर्शित करता है, ठीक। तो और इसको आप लेंथी बना सकते हैं। तो ये तो इन शॉर्ट की बात होगी, यानी कि जब दो तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं, दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, और यदि एक तत्व के द्रव्यमान को संयुक्त कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो दूसरा तत्व होता है वो एक साधारण अनुपात प्रदर्शित करता है। ये तो ये लॉ हो गया। अब इसको समझते हैं एक शॉर्ट तरीके से कि किस तरीके से हम इसको समझेंगे। ध्यान से देखो, सपोज करो ए और बी दो तत्व हैं हमारे पास, ए और बी क्या हैं, दो तत्व हैं। तो इन दो तत्वों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जरूरी नहीं है कि ए बी बने, हो सकता है ए बी टू बी बन सकता है, या हो सकता है ए टू बी भी बन सकता है। तो कितने कंपाउंड बने, 1 2 3। तो जब हम दो तत्वों का आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर, जब दो एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, या जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एक से ज्यादा यौगिक बनते हैं। यहाँ पे ए बी बन सकता है, ए बी टू बन सकता है, या फिर ए टू बी बन सकता है, ठीक। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो ध्यान से देखो, मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक में ले लिया कार्बन, दूसरा में ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। तो इसको O2 ना लिख के खाली O लिखते हैं,
तो यहां पर या तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अगर जरूरी नहीं है कि मैं इसको ये लिखूं तो यही बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक, तो अगर हम दो को ले रहे हैं तो यहाँ पर एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ऊपर वाला कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ऊपर वाले को कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर होगी बातें। अब यहाँ पर इसका मास बोलो कितना होगा, इसका होगा 12 ग्राम और इसका कितना होगा 16 और इसका कितना होगा 12 और इसका कितना होगा 16। जी नहीं, यहाँ पर दो ऑप्शन है तो यहाँ पर भी दो लेना पड़ेगा। तो एक का 16, दो का कितना 32। ठीक है, देखो दोनों का मास इक्वल है। दो एलिमेंट में एक एलिमेंट का मास क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। कार्बन का मास तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि ऑक्सीजन का जो मास है वो एक सिंपल रेशियो देना चाहिए। देखो डेफिनेशन देखो, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर देन वन कंपाउंड। देखो वन और मोर देन वन कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कि दो कंपाउंड बना रहे हैं। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्या बोल रहा है, इफ द मास ऑफ वन एलिमेंट केप्ट कांस्टेंट। अगर एक के मास, एक एलिमेंट के मास को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से हमने कार्बन के मास को कांस्टेंट कर दिया। देखो यहां भी 12 और यहां भी 12, बट यहां 32 और यहां 16। ठीक है, तो इसके मास को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इफ द मास ऑफ वन एलिमेंट केप्ट कांस्टेंट देन the other element bears a simple whole number ratio to each other। यानी कि ये जो दूसरा एलिमेंट है ये एक दूसरे के ऊपर क्या दिखाएगा, एक सिंपल रेशियो दिखाएगा। क्लियर होगी बात, bears a small whole number ratio to each other। ये आपस में क्या दिखाएंगे, एक सिंपल रेशियो दिखाएंगे। कौन, ये और ये। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 32:16। ठीक है, यानी कि 32/16 ये कितना आ जाएगा 2:1। तो एक सिंपल रेशियो दिखा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, लिखेंगे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम एंड 16 ग्राम combined with fixed masses of हाइड्रोजन कितना 12 ग्राम, सॉरी हाइड्रोजन जो बोल रहे हैं कार्बन कितना 12 ग्राम। ठीक है, बस हो गया, बहुत है इतना लिख देते हैं इसको। ठीक, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मासेस है वो हाइड्रोजन कार्बन की, ठीक है, ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मासेस हैं वो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑक्सीजन होगा वो आपस में क्या दिखा रहे होंगे, एक सिंपल रेशियो दिखा रहे होंगे। अभी याद रखना यहां पर जो रेशियो आएगा वो या तो 1/2, 2/1, 3/4, 4/3 इतना तक चलेगा, लेकिन 5/6, 6/5, 7/4 इतना बड़ा रेशियो नहीं चलेगा। ठीक है, रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं, जब दो तत्व अभिक्रिया करते हैं, तो जब दो तत्व अभिक्रिया कर रहे हैं, देखो कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। एक से अधिक यौगिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, एक तो CO2 बन रहा है, एक CO बन रहा है। फिर क्या बोल रहा है, यदि एक तत्व के द्रव्यमान को संयुक्त कर दिया जाए, अब इनमें से किसी एक तत्व के द्रव्यमान को संयुक्त कर दो, तो मैंने कार्बन के द्रव्यमान को संयुक्त कर दिया, यानी कि फिक्स कर दिया 12 ग्राम, बाकी दोनों का डिफरेंट है। ठीक, तो फिर क्या बोल रहा है, तो दूसरा तत्व एक साधारण अनुपात प्रदर्शित करता है। तो दूसरा तत्व एक साधारण अनुपात प्रदर्शित कर रहा है 32/16 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1, एक सिंपल साधारण रेशियो अनुपात जो भी कह रहे हैं उसको आप दे रहा है। ठीक है, तो एक साधारण अनुपात अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बातें हम समझ में आ गई, हमें क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इस लॉ में। यहाँ तक लॉ समझ में आया सभी को, लॉ क्लियर हुआ। जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था 1803 में, और क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक या एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं, उसमें से किसी एक एलिमेंट्स के अगर मास को हम लोग क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है। दैट्स इट। ठीक, चलिए, तो लॉ तो यही कहता है भाई। एग्जांपल हमने देख लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लो तो दो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लो तो दो कंपाउंड बनाएंगे। एक में हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लें, ठीक है। तो यहां से दो कंपाउंड बनेंगे। एक तो क्या बनेगा अपने पास H2O बन सकता है और दूसरा H2O2 बन सकता है। इसको तो हम वाटर बोल लेते हैं, सबको पता है। और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। परऑक्साइड क्या होता है? जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। परऑक्साइड वो है जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। तो ये वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड दो प्रोडक्ट अपने को देगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ये बने अपने पास दो कंपाउंड, एक H2O और एक H2O2। अब इसमें देखते हैं जरा, ठीक है। देखो इसमें चेक करो, बोलो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 2 ग्राम, क्योंकि दो हाइड्रोजन है। और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम, ठीक है। इधर चेक करते हैं, देखो हाइड्रोजन कितना? 2 ग्राम और ये कितना है? 32 ग्राम, क्योंकि दो है तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? देखो इसके मास को तो हमने फिक्स कर दिया, ये मास क्या हो गया? फिक्स हो गया। यहां भी 2 ग्राम और यहां भी 2 ग्राम, बट यहां डिफरेंट दिख रहा मुझे, ठीक है। यहां पर 16 और यहां पर कितना? 32। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? क्या बोलेंगे? डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना? 16 ग्राम एंड 32 ग्राम कंबाइंड विथ the fixed mass of hydrogen, the fixed mass of hydrogen that is 2 gram, ठीक है। फिर आगे भी लिख सकते हो, देन दी ऑक्सीजन बियर्स अ सिंपल रेशियो, या सिंपल होल नंबर रेशियो, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो रेशियो क्या निकल के आएगा? 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम, इट मींस 16/32, ठीक है। तो 1 और कितना? तो 1:2। तो एक सिंपल रेशियो क्या आया? 1:2, 1 अनुपात 2 आया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एक एग्जांपल ये भी इसका हो सकता है आराम से। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? हमने क्या बोला? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो दो तरह के कंपाउंड बनेंगे, एक वाटर बनेगा और दूसरा अपने पास क्या बनता है? यहां से दूसरा बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दूसरी बात हमने बोली कि यहां पे इस वाले कंपाउंड में H2O में हाइड्रोजन 2 ग्राम, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन कितना? 16 ग्राम। और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में यहां पे हाइड्रोजन 2 ग्राम और यहां पर ऑक्सीजन कितना? 32 ग्राम, ठीक। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, डेफिनेट कर दिया, और हमने नीचे स्टेटमेंट क्या लिख दिया? डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन 16 और 32 ग्राम, different masses of oxygen combined with the fixed mass of hydrogen, ठीक है। then आगे लिख सकते हो, then the oxygen bear a simple whole number ratio, तो ये लिख सकते हैं। तो तब क्या होगा भाई? जो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो क्या कर रहा होगा? अचीव कर रहा होगा। तो ये रहा सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ में आया एग्जांपल? चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है नाइट्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करें। भाई नाइट्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं ना तो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, मोर देन 1 कंपाउंड। हमने पहली डेफिनेशन में लिख दिया, when two element react with each other form one or more than one element, एक या एक से अधिक एलिमेंट बन सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे एलिमेंट बनते हैं, तो ऑलमोस्ट 5 बनते हैं। यहां से क्या क्या बनते हैं? 5। देखो पहले नाम लिख लेते हैं। N2O जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी में जो बोल रहा हूं इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस कितना सभी को आता है। दूसरा बनेगा NO, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है।
तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो पहला बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड और तीसरा बन जाएगा N2O3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अगला बनेगा अपने पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट N2O5, 1 2 3 4 5 N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो ये बने अपने पास, ठीक है, 5 तरीके के अलग अलग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स बन चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहां हमने लिख दिया ऑक्साइड्स, यहां हमने लिख दिया नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, और यहां हम लिख देते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहां हम लिख देते हैं रेशियो। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल मैंने बना दी है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करने वाले हैं। ध्यान से देखना मेरे को, जैसे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं आप भी मुझे फॉलो करते रहे, नोट करते रहे कॉपी के अंदर। चलिए देखते हैं पहला अपने पास क्या था। सबसे पहला अपने पास एलिमेंट क्या था? सबसे पहला अपने पास था N2O। तो लिखते हैं ऑक्साइड N2। इसमें नाइट्रोजन का मास कितना होगा बच्चे? नाइट्रोजन का होगा 28। कितना हो जाएगा? 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14 तो दो का कितना? 28, और यहां पे इसका कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 16। क्लियर? अभी रेशियो निकालते हैं। दूसरा हमारे पास था NO। NO में नाइट्रोजन कितना? 14 और ऑक्सीजन कितना? 16। कोई दिक्कत? ठीक है। तीसरा क्या था अपने पास? N2O3। N2O3 में नाइट्रोजन कितना? 28 और ये कितना? 16, 32, 48। ठीक। नेक्स्ट है NO2, ये कितना? 14। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट N2O5, ये कितना? 28 और ये कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हमने क्या करना है? किसी एक के मास को फिक्स कर दो। किसी एक के मास को क्या कर दो? फिक्स। या तो एलिमेंट नाइट्रोजन को आप फिक्स कर दो मास, या फिर किसका फिक्स कर दो? ऑक्सीजन का फिक्स कर दो। किसी एक का फिक्स कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नाइट्रोजन का फिक्स कर देते हैं। सपोज देखो, इसको फिक्स कर दो। ये अभी फिक्स नहीं है, यहाँ पर 28, 14, 28, 14, 28। क्या मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स है? नहीं है। क्या मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है फिक्स। तो हम क्या करेंगे? इसको काट दो, सबको 14 कर दो। तो इसको 14 करेंगे तो कितने से काटना पड़ेगा? ये 2 से काटना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 14। तो ये 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि जितना यहां से काटोगे फिर यहां से भी काटोगे। मैं इसको काट क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे इसको 14 करना है। ठीक है, इसको फिक्स करना है। तो इसको फिक्स कर दूंगा तो ये भी तो फिक्स हो जाएगा, फिर इसको भी उतने से काटना पड़ेगा। इसको आधा करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा, या फिर इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने इसको आधा किया तो ये भी आधा हो गया। अब ये तो ठीक है 14, तो ये भी ठीक है। अब इसको भी 14 करना है तो 2 से काटो। ठीक है, तो ये 14 हो गया 2 से, तो इसको भी आधा करो, ये कितना हो गया? 24। बात समझ में आ रही है? इसको 2 से काटोगे तो यहां भी 2 से काटोगे उसके मास को। अगर नाइट्रोजन के मास को आधा करोगे तो ऑक्सीजन का मास भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये 14 ठीक है, ये ठीक है। इसको भी काटोगे, इसको 14 करना पड़ेगा, तो इसको 14 करोगे तो ये भी 2 से काटना पड़ेगा, ये हो जाएगा 40। ये क्या हो जाएगा? 40। अब देखो जरा, अब देखो यहां से एक रेशियो निकल के आ रहा बढ़िया सा। देखो जरा क्या निकल के आया यहां से। यहां से क्या बचा हमारे पास? यहां से बचा 8, 16, 24, 32 एंड 40। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो यानी कि रेशियो क्या निकल के आया? देखो जरा, सिंपल रेशियो क्या निकल गया? 1:2:3:4:5। तो क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये कंफर्म करता है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर जो एक रेशियो बियर हो रहा है ना, एक रेशियो अचीव हो रहा है, वो एक सिंपल रेशियो अपने को मिल रहा है 1:2, 2:3, 3:4, 4:5।
तो दैट इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछता भी है, इस वाले में एग्जाम के अंदर पूछता भी है। सो इसको याद भी रखना है आप लोगों ने। ठीक, क्लियर हो गया बच्चे? ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लगाएं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लगाते हैं यहां से। समझ में आया सभी को? मैंने क्या किया, पहले सारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स, सॉरी नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स लिखे। हमने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराई तो बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमको मिले। कौन कौन से ऑक्साइड मिले? नाइट्रस ऑक्साइड मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मिला। तो ये सारे ऑक्साइड्स अपने को मिले। अब यहां से हमने सारे ऑक्साइड लिखे। यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, सबको पता है। दूसरा NO, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, तो एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16। 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो 2 नाइट्रोजन का 28 एंड 3 ऑक्सीजन का 48। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, सो 1 नाइट्रोजन इज 14 एंड 2 ऑक्सीजन इज 32। 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन, सो 2 नाइट्रोजन 28 एंड 5 ऑक्सीजन 16 5 जा 80। सो अब हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, यहां मास फिक्स कर दिया। यहां मास फिक्स का मतलब सबका मास 14 कर दो या सबका मास 28 कर दो। ये जरूरी नहीं है कि आप 14 कर दो, आप 28 भी कर सकते थे, लेकिन 28 करोगे तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो मैंने छोटा करने के लिए क्या किया, 14 रख दिया सबका मास। इसका भी 14, इसका भी 14, इसका 14, इसका 14, इसका 14। तो ये तो पहले से ही 14 था, लेकिन ये 14 नहीं था, तो इसको 14 करने के लिए हमने 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहां 2 से डिवाइड करोगे, फिर इस वाले में भी 2 से डिवाइड करोगे, अदरवाइज देखो तो गड़बड़ जाएगा मामला। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करोगे। यहां डिवाइड नहीं किया तो यहां भी नहीं करेंगे, यहां डिवाइड किया तो यहां भी करोगे, यहां डिवाइड किया तो यहां भी करोगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक सिंपल रेशियो आया और हमने इस लॉ को चेक करके देख लिया कि फॉलो हो रहा है। तो ये थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ। ठीक है, ऑक्साइड्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग, क्वेश्चन मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, H2O2 and H2O contain contain 5.93% and 11.2%। परसेंटेज याद रखना, कितना लिखा मैंने, H2O2 and H2O contain 5.93% and 11.2% हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब क्या बोल रहा है, शो दैट द डाटा illustrated the law of multiple proportion। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है और ये मेरा इसका फाइनल क्वेश्चन है इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से करवा दिए हैं। अब एक ये क्वेश्चन आता है क्लास 11 के अंदर। क्लास 11 के बच्चे हमारे थोड़े से नाजुक होते हैं, नए नए आते हैं 10th से लेके, तो उनको बहुत ज्यादा सिलेबस लगता है केमिस्ट्री के अंदर। तो सिलेबस तो है भाई, सिलेबस तो हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, थोड़ी चीजें बढ़ के आ जाती हैं, थोड़ी चीजें एक्सपेंड हो जाती हैं। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप टॉपिक को बिल्कुल लिंक करके पढ़ोगे, टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको केमिस्ट्री बहुत टफ लगने वाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ये बोल रहा है कि H2O2 जो कि एक पेरोक्साइड है, H2O जो कि वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस H2O2 में हाइड्रोजन हमें दिया है 5.93%। तो हाइड्रोजन 5.93% दिया है, तो ऑप्शन हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, कोई डाउट नहीं है। 11.2% H2O2 में H2O में हाइड्रोजन की अमाउंट दी हुई है, तो ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, नो डाउट। अब क्या बोल रहा है, शो कीजिए कि ये जो प्रिंसिपल है, या सॉरी ये जो क्वेश्चन है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। देखो चेक करें क्या सिंपल रेशियो यहां से आता है कि नहीं आता है, ये हमें चेक करना है। चलिए स्टार्ट करें। देखो H2O2 में चेक करो, H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है अपने पास, देखो
5.93, ठीक है, इतना है 5.93, ठीक। तो ये कितना बचेगा, 100 में से इसको माइनस कर दो, सो 100 माइनस 5.93, इसको माइनस कर दो, तो ये जो अमाउंट आएगी वो यहां पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा अपने पास, 70944 एंड सो 94.07। ये ऑक्सीजन की अमाउंट निकाल दी हमने यहां से, 100 में से माइनस कर दोगे इस अमाउंट को, इतना हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें काम करो, सो 5.93 डिवाइडेड बाय 5.93 किसी एक रेशियो से डिवाइड करो, तो मैं 5.93 से डिवाइड कर लेता हूं, 94.07 बाई 5.93, ठीक है। अब यहां से ये तो 1 आ गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ईस्ट। अब ये कितना आएगा, ये वाला आंसर कितना आएगा, दिस वन, डिवाइड करो 94.07 बाई 5.0, तो ये करीबन पॉइंट से पॉइंट कटा, तो 15.86 के समथिंग आंसर आएगा अपने पास। आप लोग निकाल लेना एक बार, 15.86 के अराउंड ये आंसर आएगा। तो ये रेशियो क्या आएगा, यहां पर रेशियो जो आया H2O2 में जो रेशियो आया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, दिस इज 1:15.86, ठीक है। चलिए दूसरे में निकालते हैं, H2O में बच्चे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है 11.2, कितना है 11.2 इज टू, ऑक्सीजन कितना बचा, 100 से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 11.2, सो 11.2, तो ये 8 आ गया, 8 और 9 88 कितना आया, 88.8 यहां से ऑप्शन आ गया। चलो रेशियो निकालते हैं, 11.2 डिवाइडेड बाय 11.2 इज टू 88.8 डिवाइडेड बाय 11.2, ठीक। तो ये तो 1 आ गया अपने पास, सीधे 1 आ गया, रेशियो 88.8 डिवाइडेड बाय 11.2, सो दिस इज 7.92 के समथिंग आंसर आएगा, 7.92। तो ये तो देखो अब यहां पर ये लॉ थोड़ा सा काम करने लग गया है। हाइड्रोजन का मास क्या दिख रहा है मुझे, इक्वल दिख रहा है 1:1, तो ये तो फिक्स है मास, ये मास क्या है, फिक्स दिख रहा है, लेकिन द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से रेशियो क्या निकल के आएगा, 15.86 डिवाइडेड बाई 7.9, ये तो लिखेंगे आप इसको, ठीक है। तो ये काट भी कितना हम लोग, तो 2.1 के समथिंग शायद आंसर आना होगा, 2:1 के समथिंग ये आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आप लोग इसका मैच कर लेना कि आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको काट लेना आराम से, काटने के बाद ये आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दोनों का अलग अलग रेशियो निकाल दिया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, दोनों का अलग अलग रेशियो निकाला, फिर उसका हमें एक जो रेशियो निकल के आया लास्ट में, वो लास्ट का रेशियो जो हमारे पास निकल के आया था, उसमें हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो रेशियो आ रहा है वो एक सिंपल रेशियो आ रहा है, ये जो रेशियो हमको मिला ये कैसा रेशियो है, दिस इज अ सिंपल रेशियो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस लॉ फॉलो द मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो क्वेश्चन है ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ठीक है, ठीक, या इलस्ट्रेटेड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि इसका मतलब होता है व्याख्या करना है इसकी, ठीक है, ठीक। इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, ठीक है। तो इस लॉ को ये जस्टिफाई करता है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो उम्मीद करता हूं ये लॉ आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगले जो लॉ की बात हम लोग करेंगे वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करेंगे। फिर उसके बाद 2 लॉ बचते हैं, तो वो फिर उसी वीडियो के अंदर हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।